ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है। कोरोना महामारी जब शुरू हुई तो हमें ऐसा लगने लगा कि भविष्य धुंधला सा हो गया है, लेकिन देखिए, कोविड वैक्सीन हो, कोविड प्रोटोकॉल हो या फिर अनुशासन, इन सभी संभावनाओं को संभव बनाकर आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले कुछ महीनों में ये पैंडेमिक से एंडेमिक में बदल जाएगा। ये सबके सहयोग से ही संभव हो रहा है। और हां, दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में अगर अब तक आपने योगदान नहीं दिया है तो जरूर जाकर कोविड वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोविड से बचने का सबसे प्रभावी और कारगर तरीका इस समय यही है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक व्यवहारिक सवाल के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई, बहुत सारे लोग देश और दुनिया में कोरोना से संक्रमित हुए। नई बीमारी थी, रिसर्च का काम अब भी चल रहा है, लेकिन जो लोग कोरोना से उबर गए हैं उनमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रात को पूरी नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन हावी होता जा रहा है, साथ ही साथ कुछ मरीजों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है जो पहले डायबिटिक नहीं थे। रक्तचाप में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग कैसे अपने आप को स्वस्थ रखने के उपाय करें? क्या कोरोना से ठीक होने के बाद मंथली चेकअप की जरूरत है या किन बातों को ध्यान में रखा जाए? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक कहा कि काफी लोगों में ये कोरोना के बाद जो ठीक तो हो जाते हैं, उसके बाद कुछ सिम्टम नोटिस किए गए। ज्यादातर ये सिम्टम 4-6 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, कईयों में लेकिन लॉन्ग कोविड के सिम्टम भी है जो 6-6 महीने तक भी देखे गए और साल तक भी देखे गए। और ये चूंकि कोरोना वायरस हमारे लगभग सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है, तो जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आईसीयू से निकल के आए हैं या जो बहुत सीरियस हो गए, तो उनमें डेफिनेटली एक एंजाइटी, न्यूरोसिस या फियर साइकोसिस हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो जो भयावह जो स्थिति थी वो हमेशा याद आती रहती है। तो उसकी वजह से जो एंजाइटी के सिम्टम है वो लंबे समय तक परसिस्ट कर सकते हैं। और एंजाइटी की वजह से नींद न आना, मानसिक तनाव रहना, बेचैनी रहना, याददाश्त में परिवर्तन जैसे लक्षण भी देखे गए। और कई बार हार्ट के भी, जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से लोगों में जो है वो पल्स रेट हमेशा ज्यादा पाया गया, टैकीकार्डिया पाया गया। कई बार हार्ट की मसल्स अफेक्टेड हो जाती हैं, तो उन लोगों में जो है कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम भी पाए गए हैं। कई बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पाए गए हैं। और खासतौर से जैसे मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, शारीरिक कमजोरी, भूख न लगना, बेचैनी रहना, ये भी रहता। कुछ जो आपने कहा कि डायबिटीज उन लोगों में हो गई, तो उसके कई कारण हैं। एक तो ये होता है कि बहुत से लोग डायबिटिक तो नहीं होते, लेकिन वो प्री डायबिटीज होते। प्री डायबिटीज का मतलब होता है कि वो पहले नॉर्मल भी नहीं थे, लेकिन डायबिटिक रेंज में भी ब्लड शुगर नहीं थी और उनको पता भी नहीं था क्योंकि टेस्ट नहीं कराते। तो ऐसे लोगों में जब ये स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी का बहुत स्ट्रेस है, और फिर शारीरिक उनकी जो गतिविधि है वो काफी कम हो जाती है। तो पहले शारीरिक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे शुगर लेवल कंट्रोल रहते हैं। जब वो एक्सरसाइज कम हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। कई बार वायरस जो है वो हमारा जो पैनक्रियाज है, जहां से कि इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है, उस पर भी असर डाल सकता है। तो इंसुलिन का रिलीज मैकेनिज्म में भी डिफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में चूंकि बीमारी के दौरान स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ, तो कई बार स्टेरॉइड की ज्यादा डोज यूज करने से या लंबे समय तक यूज करने से भी जो प्री डायबिटिक वाले पेशेंट हैं वो डायबिटीज में चेंज हो जाते हैं। तो उस समय नेचुरली कई बार देखिए इनकी जो डायबिटीज टेम्परेरी भी हो सकती है। अगर वो स्ट्रेस कम हो जाता है और वो फिर से अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, अपने खान पीन में कंट्रोल करते हैं, और जो दवाइयां जैसे मैंने बताया
बंद कर देते हैं तो वो हो सकता है फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाए, परंतु हाँ उनको रेगुलर चेकअप करने की जरूरत है। जी। एक चीज ये होती है कि अगर आपकी कोई भी सिम्टम लंबे समय तक परसिस्ट कर रहे हैं तो ये ज्यादा आवश्यक है कि एक बार जरूर अपने फिजिशियन को दिखा लें, तो वो कुछ बेसिक टेस्ट करके ये बता सकेंगे कि ये वाकई आपके अंगों में जो प्रभाव है उसकी वजह से है या जो आपको मानसिक तनाव है उसकी वजह से है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए सिर्फ देखिए हल्की हल्की रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, वो अपना फिर से शुरू कर दें, थोड़ा सा योगा प्राणायाम ये सब चीज करें तो उससे उनको जाते हो। प्लस अपने जो भी रिश्तेदार है मित्र हैं सबसे इंटरेक्ट ज्यादा करें, क्योंकि जब वो सोशल इंटरेक्शन होता है अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से ही तो उससे तनाव को घटाने में। इसके अलावा जो उनके संपर्क में है घर वाले हैं दोस्त हैं वो उनको बार बार उन चीजों की याद न दिलाएं, वो कहें कि नहीं अब आप पूरे स्वस्थ हो चुके हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें करेंगे तो ये पोस्ट कोविड जो सिम्टम होते हैं उनसे उनको उबरने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिवार का सहयोग इस मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी होता है। कम से कम कोरोना का खौफ दिमाग से निकाल दीजिए और अपने आसपास के माहौल में रमने की कोशिश करिए। हंसिए, बोलिए, सैर करिए। कोविड नियमों के पालन करने के साथ साथ तो जरूर आप वापस हंसी खुशी भरा जीवन जी सकेंगे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ हैं। आरिफ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ जी, अपना सवाल पूछिए। आरिफ जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर वार्ष्णेय, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भारत में अभी भी कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। माँ बाप बड़े चिंतित हैं कि अगर बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया तो फिर कैसे ठीक होगा, और बच्चों के साथ ये उम्मीद करना कि वो क्लासरूम में पूरे समय मास्क पहने रखें, हर चीजों को टच करने के बाद वो सैनिटाइज करें, ये शायद संभव नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि अभी जो वैक्सीनेशन है जो बच्चों में वो भी 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए भारत सरकार ने अप्रूव किया, जिसमें कोवैक्सीन की 2 डोज दी जा रही हैं, पहली डोज और फिर 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज। अभी और भी 2 वैक्सीन जो है जाइकोव डी की और जो कैडिला की जो है और दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स जो कि बायोलॉजिकल एडवांस की है, वो भी अभी बच्चों में 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अभी भारत सरकार सोच रही है और हो सकता है कि कुछ जल्दी ही उस पर भी अप्रूवल आ जाए। अभी उससे नीचे वाले बच्चों में देखिए पहले ट्रायल तो हुए हैं, 2 साल से लेकर 18 साल के सभी बच्चों पर ट्रायल हुए थे और उसमें कोवैक्सीन की डोज जो है वो इफेक्टिव भी पाई गई थी और सुरक्षित भी पाई गई थी, परंतु अभी उस पर भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया वैक्सीनेशन करने का। जहां तक देखिए छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनसे ये उम्मीद करना कि वो लगातार मास्क पहने रहेंगे या आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो वो बहुत मुश्किल होता है और पेरेंट्स की चिंता स्वाभाविक है। तो अभी देखिए फेज मैनर में ही स्कूल खोले जा रहे हैं और अभी ऑफलाइन का ऑप्शन अभी भी दिया गया है। हालांकि ये जरूर मैं कहूंगा कि एक तो ज्यादातर लोग जो एडल्ट हैं वो सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं और काफी बच्चों में भी जैसे हमने उनको इन्फेक्शन तो हुआ कुछ बच्चों को, लेकिन जो सीरो सर्वे होते हैं जिसमें कि हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो ये देखा गया कि बच्चों में भी काफी हद तक एंटीबॉडी पाई गई है। तो इसका मतलब उनको बहुत हल्के सिम्टम या माइल्ड सिम्टम या एसिम्प्टोमेटिक स्टेज का इन्फेक्शन हो गया, उससे उनमें भी एंटीबॉडी आ गई। तो देखिए इसमें बीच का रास्ता ही अपनाना है। अभी धीरे धीरे करके स्कूल खोल रहे हैं और ये देखा जाएगा कि अगर जिन ग्रुप में स्कूल खोले गए, जैसे जो अभी मान लीजिए बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं 12 से ऊपर वाले, अगर उनमें ये देखा गया कि भाई इन्फेक्शन और नहीं बढ़ता और ज्यादा लोग बच्चे नहीं बीमार होते, तो ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस सबको देगा, पेरेंट्स को भी देगा, स्कूल मैनेजमेंट को भी देगा और जो हमारी सरकार है उनको भी देगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअल फेज में ही हम खोल सकेंगे, तब तक एहतियात बरतना जरूर। बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
महेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार नमस्कार। और जो मैं जानना चाह रहा हूँ जी, लोग बाग जो है बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं जी। इस वजह से जो है कोरोना का जोर बढ़ने की संभावना है। उनको समझाने की कृपा करेंगे भी कैसे अपना बचाव रखें और कैसे वैक्सीन, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उनको समझाने की कृपा करें जी। देखिए, आपकी चिंता बहुत ही स्वाभाविक है और मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने काफी हद तक तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और चूंकि अभी 170 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो ये अपने आप में ही दिखाता है कि काफी एक्सेप्टेंस है। फिर भी आपकी बात ठीक है, कुछ लोग अभी भी उसमें डरे हुए हैं कि शायद इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। मैं फिर इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं और हर जगह सभी लोगों ने कहा है कि इससे कोई वैक्सीनेशन से नुकसान नहीं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो तुरंत जाएं, पहली डोज लगवाने के बाद अगर नहीं लगवाया तो दूसरी डोज लगवाएं। अब जो है जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको भारत सरकार ने तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज भी एडवाइज की है, तो वो भी लग रही है, तो वो भी लगवा लें। तो जिस जिसका वैक्सीनेशन के लिए जो उपयुक्त बात है वो जरूर लगवाएं, क्योंकि बीमारी से बचाव में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अपनाते रहे। अगर घर के बाहर निकलते हैं किसी काम से या सामाजिक जगह कहीं जुड़ते हैं, कोई फंक्शन में जुड़ते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो हमेशा मास्क का उपयोग करें। जहां तक देखिए दूरी बनाने का सवाल है, वो तो बहुत मुश्किल होता है कि जब हम बाजारों में जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं या किसी भी सांस्कृतिक या अपने फैमिली फंक्शन या किसी में सम्मिलित होते हैं, तो दूरी तो फिर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। गाजियाबाद लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी नमस्कार। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि चौथी लहर की तो क्या कोई संभावना नहीं है, लेकिन 22 दिन है, इसके लिए हम क्या सावधानी बरतें अभी से? हाँ देखिए लहर तो मैंने जैसे बताया अभी ये तीसरी लहर आई है और जो काफी हद तक अभी खत्म होने की साइड में है। लेकिन चूंकि वायरस देखिए अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, खासतौर से ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस होता है और इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। अभी भी जैसे आपने सुना ही होगा कि पहले इसके कई वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन जो प्रमुख वेरिएंट थे अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन, इन्होंने ज्यादा नुकसान किया। आगे भी देखिए कुछ वेरिएंट आ सकते, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं आ सकते। अब जो वेरिएंट आगे आता है वो और ज्यादा इन्फेक्शस होता है या नहीं होता है, या और ज्यादा लीथल होता है नहीं होता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचाव ही बहुत जरूरी, और जो अभी तक बचाव के साधन है वो वही है कि वैक्सीनेशन, अपना टीकाकरण सब लोग जरूर कराएं, जो कि काफी अच्छी दिशा में चल रहा है और काफी हमारे देश में कवरेज हो चुका है उसका। और जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, तो जहां तक है जो भी सुरक्षा के उपाय हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं, को अपना मास्क जरूर पहने, अपनी जहां तक पॉसिबल है अननेसेसरी, अगर आवश्यक ना हो तो भीड़ वाले इलाकों से बचें और अपने हाथों की सफाई करें। तो यही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि भविष्य में तो देखिए क्या है वो किसी को भी कह पाना बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल। दिल्ली के गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा छोटी सी, जैसे कि वैक्सीन लगवाने के लिए जैसे जाते हैं, वैक्सीन सिर्फ आधे सेकंड, 1 सेकंड के भीतर ही लगा दिया जाता है। इतनी जल्दी ये दवाई अंदर चली भी जाती है? सुई का ये कुछ अलग तरीके की सुई है। और एक और चीज पूछनी है कि ये जो अपने इंजेक्शन के बाद अब जो आने वाले छोटे बच्चों को जो छोटे 12 साल से और 18 साल तक का दिया जाएगा, तो उनको भी क्या सेम 5 ml ही लगती है कि कुछ उनको अलग तरह से वैक्सीन की जाती है? हाँ नहीं, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है कि देखिए ये 0.5 ml जो है ना वैक्सीन लगती है, तो डेफिनेटली जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है, तो लगाने में नेचुरली कोई समय नहीं लगता और वो तुरंत ही लग जाती है। और बच्चों के लिए भी अभी जो कोवैक्सीन की डोज है वो तो वही दी जा रही है, लेकिन
वैक्सीन आती है, देखिए जब भी कोई वैक्सीन आती है तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब वो अप्रूव होते हैं तो उसके हिसाब से फिर प्रोटोकॉल बनते हैं कि ये कितनी डोज में लगेगी, कितने इंटरवल पे लगेगी और कितनी डोज लगेगी। तो अभी तो सिर्फ केवल एक ही जो भारत सरकार ने दिए बच्चों के लिए वो कोवैक्सीन है, तो वो तो उसी तरीके से 2 डोज लग रही हैं। लेकिन आगे जो और भी वैक्सीन आएंगी तो उनका पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि इसकी कितनी डोज लगेंगी, कितने इंटरवल पे लगेंगी। और खासतौर से जैसे जाइकोव डी की जो वैक्सीन है वो आपको जो है इंजेक्टर के थ्रू लगेगी, ठीक है ना, वो दूसरा टेक्निक होती है, तो वो सब चीज भी बताई जाएगी। तो जब भी जो उपयुक्त समय आएगा तब वो सब जानकारी हम सब लोगों को पता लगेगी। जी हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात इस समय यह है कि करोड़ों ऐसे लोग भारत में जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगवाई है, उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि वो जरूर टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे और वहां पर कोविड वैक्सीन लें, क्योंकि जब तक हर कोई कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेगा तब तक संक्रमण की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ इस बात की आशंका भी बनी रहेगी कि वायरस नया स्वरूप यानी नए म्यूटेंट के साथ, नए वेरिएंट के साथ समाज को फिर से प्रभावित कर सकता है। कार्यक्रम में हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुभाष प्रजापति जी। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। आनंद सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा और ऑल इंडिया रेडियो को भी कि आप कई मरतबा डॉक्टर साहब को आमंत्रित किए हैं और हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं जनता को, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अब खैर कोरोना आप लोग जैसे मैं सुन रहा हूँ कि एंडेमिक हो सकता है, आ जाए, चल शुरू हो जाए, लेकिन सर गर्मी का मौसम आने वाला है, अब मान लीजिए शुरुआत होने वाली, तो इसमें क्या बदलाव या कैसे चेंजिंग या अपने खान पान में क्या बदलाव हम लोग कर सकते हैं सर, ये हमें जानकारी दीजिए। धन्यवाद। देखिए, जो एपिडेमिक और एंडेमिक का मतलब होता है जब कोई भी नई बीमारी आती है तो एक साथ अगर काफी हमारे देशों को प्रभावित करती है तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। और धीरे धीरे करके जो है वायरस की जैसे जो चेंजेज आते रहते हैं और वायरस का जो हल्का पड़ता चला जाता है, उसकी लीथल एक्टिविटी कम होती चली जाती है और वो वायरस हमारे समाज के भीतर घुस जाता है। तो उसके हल्के हल्के छोटे छोटे केस आते रहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में नहीं आते, तो उस स्टेज को फिर हम एंडेमिक बोलते हैं। उसके कारण ये भी होता है, एक तो वैक्सीनेशन, चूंकि इस केस में तो काफी पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया, इसके अलावा नेचुरल इन्फेक्शन से भी बहुत से लोगों को इम्यूनिटी बन गई, तो ये एक तरीके से हार्ड इम्यूनिटी है और ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, मतलब दोनों तरीके की इम्यूनिटी है कि भाई वैक्सीनेशन से भी हो गई और आपको नेचुरल इन्फेक्शन से भी हो गई। तो वायरस का जो प्रभाव है वो हल्का पड़ता चला जाता है, तो उसी स्टेज को हम एंडेमिक स्टेज बोलते हैं। और जहां तक देखिए खाने पीने का सवाल है, सबसे अच्छा तो ये है कि भाई जो भी हमारा खाना है वो पौष्टिक खाना है। उसका मतलब होता है कि प्रोटीन्स की चीजें जरूर होनी चाहिए हमारे, जो हमें जैसे दूध, दही और दालें इन सोयाबीन वगैरह से मिलती है। जो मांसाहारी लोग हैं वो अच्छा पकाया हुआ मांसाहार भी खा सकते हैं। इसके अलावा हमें हरी सब्जियां, फल वगैरह जरूर लेने चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। खासतौर से जो सिट्रस फ्रूट होते हैं विटामिन सी वाले, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसम्मी है, अमरूद है, इस तरीके की चीजों का सेवन करें। गर्मी का वक्त है तो नेचुरली गर्मी में जो भी फल आ रहे हैं गर्मी के, वो आप सब सेवन कर सकते हैं। अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और रेगुलर अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करते हैं, आधा पौन घंटे वेस्ट वॉकिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, जो जिसकी रुचि है, कोई खेल खेलता है वो जरूर करें। और व्यसन कोई अगर है तो उससे बचें, एल्कोहल का बिल्कुल सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, और अगर प्राणायाम और योगा कर सकते हैं तो वो करें। तो ये सब चीज करने से हम अपने शारीरिक इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, उससे न केवल इस वायरस से बल्कि हर तरीके के वायरस और बैक्टीरिया से शरीर हमारा लड़ने में मदद करता है और कोई भी इन्फेक्शन से हमारा बचाव होता है। ये सब अत्यंत आवश्यक है और हर स्वस्थ व्यक्ति को भी ये सब करना चाहिए। और जो खासतौर से जिनको कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, पहले से कई बीमारियां हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा वो अपनी रेगुलर जो मेडिसिन है, जो भी बीमारियां हैं, उसकी उचित लेते रहें और समय समय पे अपने डॉक्टर से उसकी जांच कराते रहें और सलाह लेते रहें।
हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि जब भी ये कोरोना खत्म हो तो डॉक्टर साहब जो हमारे जानकारी देते हैं, और जैसे एक समाचार कक्ष है, उनको भी जब भी ये कोरोना खत्म हो तो मुख्य अधिकारी है जो उनको कभी भी सम्मानित करे। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जनवरी और फरवरी में हमें शंका थी कि ये कोरोना फैलेगा, तो आगे डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कौन सी लापरवाही और कौन सा महीना हमें कोरोना से आगे खतरा पैदा कर सकता है, ये जानना है। देखिए, मतलब वायरस का कभी नया रूप आ जाए ये कहना तो हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, और लेकिन अगर हम अपना टीकाकरण करेंगे, अपना बचाव करते रहेंगे, तो हम इस बीमारी से को रोक सकेंगे और शायद आगे के उनसे भी हम अपना बचाव कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। और अगर कोविड नियमों का हम पालन करते रहें और देश के सभी पात्र लोग अगर कोरोना का टीका लगवा लेते हैं, तो इस बात की आशंका बहुत कम हो जाती है कि आने वाले समय में कोई नया वेरिएंट या कोई लहर आ सकती है। अगर कोई नया वेरिएंट आता भी है तो शायद हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे उसका मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना के कारण उन मरीजों को भी बहुत तकलीफ हुई जो पहले से किसी और दूसरी गंभीर बीमारियों से परेशान थे, उनका समय पर इलाज नहीं हो सका, या यूं कहें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के डर से वो अपना नियमित चेकअप कराने के लिए अस्पताल नहीं जा सकें। अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं या गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, अस्पताल में हमेशा से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। उन लोगों को क्या सलाह देंगे? क्या विशेष सावधानी बरतकर वो ओपीडी में जाएं या अपने डॉक्टर के पास जाएं? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल चिंता की बात रही। जब ये कोविड काफी फैला, अस्पतालों में कोविड के मरीज थे, तो काफी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको बीमारियां हैं, वो या तो उनको डॉक्टरों से समय नहीं मिल पाया, या कई जगह अस्पताल में वो ओपीडी वगैरह उतनी नहीं चल पाई, या फिर उनको डर लगा रहा कि हम वहां जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होने का खतरा है। और जो खतरा था भी, बात करें, जब आप एक्सपोज होते हैं, देखिए घर के भीतर आप सुरक्षित माहौल में हैं, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, दूसरे लोग जो कोरोना के मरीज हैं वो उनके संपर्क में आते हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा रहता है। और जो लोग बुजुर्ग हैं या कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें का ये मतलब है कि इलाज करना जरूरी है। तो बहुत सी बीमारियों का देखिए ऐसा होता है कि अगर आपके कोई पर्सनल फिजिशियन होते हैं, तो बहुत सी बीमारियों के, जैसे आजकल हम ब्लड प्रेशर का है, ब्लड शुगर का है, बहुत से टेस्ट घर पे कर सकते हैं और अपने डॉक्टरों से उनकी राय ले सकते हैं। खासतौर से जो अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, वो अपनी रेगुलर दवाइयां नहीं छोड़ें, कोई भी बीमारी वाले। अब चूंकि ये काफी स्थिति में सुधार आ गया है, तो वो जरूर, अगर अपॉइंटमेंट मिल सकता है जहां भीड़ कम हो, तो उस तरीके से जाएं। लेकिन जब भी जाएं तो मास्क जरूर पहनें, एक मास्क ना उतारें, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो N95 मास्क करें, जिससे हम काफी हद तक अपने को बचाव कर सकते हैं। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी वहां जाते हैं उसके बाद अपने हाथों के, जब वहां से लौटते हैं, तो अगर अपने कपड़े वगैरह हैं तो उनको उतार के एक तरफ कर सकते हैं, अपने मास्क वगैरह को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें और अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करें। उसके बाद ही वो अपने हाथ अपने नाक और मुंह पे लगाएं। तो ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो अपना वैक्सीनेशन तुरंत करा लें, क्योंकि वैक्सीन इस बीमारी से बचाव में बहुत प्रभावी पाई गई है। और वो हमारे जो बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि हमको कई बीमारियां पहले से हैं, खासतौर से अगर उनको शुगर है, हार्ट की है, किडनी की है, या कैंसर की है, या कोई भी बीमारी है, तो उनको ये डर रहता है कि हमें तो बहुत बीमारी है, तो हम ये वैक्सीन लगाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन उन सभी के लिए बहुत सुरक्षित है और उनको तो तुरंत और जल्दी लगवा लेनी चाहिए। उससे उनको कोरोना से बचाव में बहुत ज्यादा मदद है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ब्रिज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है, कुछ लोगों के बीच में मैंने सुना है
कि इस वैक्सीन को छोटे बच्चों से लगवाने से आगे प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, इसमें क्या सच है और क्या गलत? नहीं, देखिए बिल्कुल ये इस भ्रांति में ना पड़े। अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन ये बच्चों की, देखिए हम जब भी अभी जो नॉर्मल वैक्सीन ही बच्चों में आपने देखी होगी लगाते हैं हम हर चीज से बचाव के लिए, चाहे वो हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे डीपीटी हो, पोलियो हो, और इसके अलावा जैसे एडल्ट में भी वैक्सीन लगती है। अभी कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता पर कोई असर पड़ा है। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां अपने मन से निकल दें, ये सारी वैक्सीन बहुत ज्यादा टेस्ट होती हैं और टेस्ट होने के बाद लेबोरेटरी में इनके बहुत डाटा दिए जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से सुरक्षित पाई जाती हैं और प्रभावी पाई जाती हैं तभी इनके रिकमेंडेशन आते हैं। तो किसी भी लोगों की बातों में ना आप साइंटिफिक जो हमारी बॉडी होती है, चाहे वो WHO की वेबसाइट पे जाएं, चाहे हमारे भारत सरकार की वेबसाइट पे जाएं, चाहे ICMR की वेबसाइट पे जाएं और वहां से जानकारी लें। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य जैसे डॉक्टर्स हैं, जो अस्पतालों के डॉक्टर हैं या कोई भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनसे जानकारी लें। लोगों की अपनी मन गलत बातों पे या सोशल मीडिया पर कई तरीके की चीजें आती रहती हैं, उन सब से अपना ध्यान न भटकाएं। मैं फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारी वैक्सीन बहुत ही प्रभावी है और बहुत ही सुरक्षित है और इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल जांची परखी तकनीक के बाद ही वैक्सीन को सर्वसुलभ बनाया गया है। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अथक परिश्रम किया। उसके बाद कई चरणों में इसके ट्रायल्स हुए। ट्रायल्स के सुखद परिणाम आने के बाद ही सरकार ने देशवासियों को कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। इसलिए अगर आपके मन में अब भी शंका है, कोई हिचक है या किसी तरह की गलत धारणा आपने बना ली है, तो बेहतर यही होगा कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर बात करें, खुलकर बात करें, अपनी शंकाओं के बारे में चर्चा करें। उसके बाद जरूर आपका मन बदलेगा और आप कोविड टीका लगवाएंगे, क्योंकि ये सुरक्षित है। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं दया किशन जी। दया जी, समय बहुत कम है, संक्षेप में सवाल पूछिए। आनंद जी नमस्कार जी। नमस्ते। हमें 3 डोज लगवा लिया है जी। और मेरा 60,000 की आबादी का गाँव है जी। बूस्टर डोज 20% रही है, बाकी सब डोज लग चुकी हैं जी। हाँ जी। ये अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि 60,000 की आबादी है और ज्यादातर लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। इन्होंने भी तीनों खुराक लगवा ली है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरीके से हम सब लोग अगर जागरूक रहें जहां भी हैं, और वो ये अच्छा उदाहरण इनका गांव पेश कर रहा है कि उन्होंने दोनों डोज भी पूरी कर ली और जिन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज के लिए थे उन्होंने भी लगवा लिया। तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। अगर हम सब लोग इसी तरीके से सोचें तो ये बीमारी का हम बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल पा पाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मामले जरूर कम हो गए हैं, लेकिन सावधानी बरतनी जारी रखनी है। कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के साथ अस्पताल जा रहे हैं, तो वहां विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डबल मास्क पहनकर ही जाएं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।